यहाँ पर बेटा जो हम बेसिक बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि दिख रहा है स्क्रीन पे ठीक से। शास्त्री साहब जो थे उनकी आइडियोलॉजी जो थी, शास्त्री साहब जब आए तो देश की कंडीशन जो थी वो थोड़ी अजीब थी। इस कंडीशन को इम्प्रूव करने की हमें पर्टिकुलरली कोशिश करनी थी, हम उसी के लिए लगे हुए थे। तो जब शास्त्री साहब आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें शर्मा जी का एक पैक्ट है। शर्मा जो होते हैं उस टाइम पे शर्मा जी जो होते हैं वो श्रीलंका के हेड हैं और शास्त्री साहब यहाँ के। तो ये जो पैक्ट होता है, ये पैक्ट इसलिए होता है क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, बहुत ध्यान से समझना, जब बच्चों देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय पर श्रीलंका में कौन गया था? इंडियन तमिल्स। और ये बेटा इंडियन तमिल्स गए थे किस में? लेबर की तरह गए थे। कहाँ पर? चाय के बागानों पर, जो टी के गार्डनिंग प्लेसेस थे वहाँ पर ये लोग सेटल हुए थे। चाय के बागानों में लोग रहते थे, वहाँ पे काम करते थे। देश आज़ाद हो गया तो यहाँ पे एक इशू बन गया कि जो इंडियन तमिल्स हैं ये श्रीलंकन तमिल्स होंगे या इंडियन तमिल्स होंगे। और यहाँ पर दोनों सरकारें इसी द्वंद्व को लेकर खड़ी थी, क्योंकि ये रूट तो भारत का रखते थे बट ये 15, 20, 30, 40 सालों से कहाँ रहे? श्रीलंका में। तो कायदे से जब देश आज़ाद हुआ तो पहली लड़ाई हमारी स्टार्ट हुई, इन तमिल्स को हम कहाँ रखें। और उन्होंने वहाँ पर भी होम वॉर कर रखी थी, यहाँ पर भी, जो बाद में लिट्टे के रूप में इतनी बड़ी बनी। यहाँ पर लड़ाई क्यों चल रही है? क्योंकि भाई हम भारतीय हैं। श्रीलंका कह रहा है तुम भारतीय हो, तुम्हें वैल्यू नहीं देंगे। इंडियन कह रहे हैं तुम श्रीलंका के हो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर शास्त्री साहब जाके कहते हैं कि 5,25,000 सिटीजन जो हैं श्रीलंकन तमिल जो है, इनको हम इंडियन तमिल्स की सिटीजनशिप दे दें। इन्होंने कहा क्या, हम आपको इंडियन तमिल्स बनाने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप आवेदन करिए और आ जाइए। अब भाई 5,25,000 लोग एक दिन में तो नहीं आ सकते ना, कि आज सबका ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गया, नहीं आ सकता। मैनुअल चलता था उस टाइम पे। तो मैनुअल एप्लीकेशन में यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने चेंज हो रही हैं। पहली ये कि ये मैनुअल एप्लीकेशन के चक्कर में इनको 1981 तक का टाइम दिया गया। कहा गया 1981 तक आप अपनी चीज़ें सेटल कर लीजिए और हमारे देश में आ जाइए। यदि आप 1981 तक आ जाते ना, आपको नागरिकता दे देंगे। 1982 आ गया। जैसे ही 1982 आ गया, वैसे 1982 आते ही इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अब हम कोई भी नागरिकता के लिए श्रीलंकन तमिल को अपने भारत में नहीं आने देंगे। सबने पूछा क्यों नहीं आने देंगे बहन जी, मतलब इंदिरा गांधी बैठी थी, कहा क्यों नहीं आने देंगे। तो इन्होंने कहा भाई साहब देखिए, पहली चीज ये कि शास्त्री का पैक्ट हो गया खत्म, नया हमने कोई पैक्ट किया नहीं, डेडलाइन से पहले आपने कुछ बढ़ाया नहीं। अब यहाँ क्या हुआ, जो रिफ्यूजीज माइग्रेट करके आए थे वो ना इंडियन तमिल रह गए ना श्रीलंकन तमिल रह गए, और आज भी वो अनसेटल्ड कंडीशन में इंडिया के अंदर रह रहे। शास्त्री साहब की आइडियोलॉजी बहुत अच्छी थी, पर ये शास्त्री साहब की आइडियोलॉजी हमने फुलफिल होने नहीं, हमने यहाँ पर जो एफर्ट्स लगाए वो थोड़े गलत तरीके से लगाए और हमने इस चीज़ को प्रॉपर मैनर में सक्सेसफुल होने नहीं। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर लिखी। ठीक है, शर्मा शास्त्री जो था उस मुद्दे को सुलझाने के लिए जो समझौता बना, 3 लाख को श्रीलंकाई नागरिकता, 5,25,000 को भारतीय नागरिकता दी गई, और ये 31 अक्टूबर 1981 तक हो जाना चाहिए। यदि उसके बाद गया तो इसको कोई फॉलो नहीं। इन्होंने कहा इसके ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा, 82 तक चला गया तो इस मुद्दे को कर दिया गया। ठीक है, कहा 64 में जो एग्रीमेंट किया गया था वो अब कैंसिल। आप सब, अब चाइना थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया। चाइना ने बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाई। चाइना ने अपना न्यूक्लियर अटैक, मतलब न्यूक्लियर टेस्टिंग करके खुद को न्यूक्लियर पावर कंट्री घोषित कर दिया। अब वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, चाइना ने एक एटॉमिक बम शास्त्री के टाइम पर किया, और ये कहा जाता है ये प्रोटेक्ट कर रहा था चाइनीज पीपल को फ्रॉम द यूएस न्यूक्लियर थ्रेट। इन्होंने सीधे कहा कि भाई हम इंडिया के लिए नहीं कर रहे, हमें यूएसए के न्यूक्लियर थ्रेट से खतरा है, इसलिए हमने ये किया। Although China has such a no first use policy of the bomb, it's nevertheless created a sense of insecurity not only in India but also in other countries of the South Asian region. इन्होंने कहा नो फर्स्ट यूज, जो हम कहते हैं उन्होंने कहा हम पहली बार में प्रयोग नहीं करेंगे, अगर कोई हम पर करेगा तब हम करेंगे। बट आप समझो साउथ एशियन रीजन में पहली कंट्री बन जाए कौन? चाइना, जिसके पास एटॉमिक बम हो। बाकी उस रीजन की जितनी कंट्रीज होती है बम है नहीं। जो न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज होती हैं, अगर वो बेटा किसी से लड़ने जाती, वो क्वेरल करने जाती, एक न्यूक्लियर पावर कंट्री के आगे नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्री अगर लड़ाई करती है तो पता है क्या होता है, सामने वाली जो नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्री है उसकी पावर कम है, वो दब के रहती है, उसे डर होता है, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर अटैक करते हैं कि मैं काउंटर अटैक नहीं कर सकता, तो वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर में रहना चाहता है।
जैसे यूक्रेन वॉर में, यूक्रेन इज नॉट न्यूक्लियर केपेबल कंट्री, उसके पास पावर थी बट उसने CVT साइन कर ली थी, है ना, और वो बिल्कुल नहीं, आज की डेट में उसके पास है ही नहीं। इनके पास ऑप्शन, जब इनके पास है तो जाहिर सी बात है रशिया कभी भी अटैक कर सकता है उस चीज़ के लिए। अगर उस कंट्री ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिसआर्मामेंट नहीं किए होते तो आज यूक्रेन एक पावरफुल कंडीशन में होता। वैसे ही कहा जाता है अगर किसी कंट्री में न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज नहीं है वो, तो आपको कांस्टेंट लॉस होना स्टार्ट, ठीक। तो अब यहाँ पर लड़ाई हो रही थी, अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब था तो नेहरू एरा इन्फ्लुएंस कर रहे थे डिक्लाइनिंग फ्रॉम इस पीरियड, है ना, एज फार एज द न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी इज कंसीडर्ड। अब परमाणु हथियार नीति का सवाल है तो नेहरू के युग में इसके लिए कुछ नहीं हुआ। जब जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने कहा भाई हमें वेपन बनानी नहीं। नेहरू क्या कहते थे, नेहरू कहते थे हम किसी से लड़ेंगे ही नहीं, जब लड़ेंगे तो न्यूक्लियर वेपन का करेंगे। बट शास्त्री के टाइम पर कंडीशन बदल चुकी है, इस टाइम पे युद्ध की नीतियां बन रही हैं, पूरा दुनिया में इंडिया को इस टाइम पे कमजोर देश की तरह देखा जा रहा है। अभी पाकिस्तान से लड़ाई नहीं हुई, ध्यान से समझना, पर कमजोर नेशन है क्योंकि 62 में बहुत बुरी तरह हारा, 62 में उसको हमने बहुत बुरी तरह हरा दिया। तो हमारे सामने क्या क्लियर हो रहा है कि जो कंट्री 62 में हार रही है उस कंट्री के पास अपना डिफेंस नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, उसको तो कोई भी हरा सकता है। अब इंडिया के पास पहली चीज़ है अपनी गुडविल क्रिएट करना, और वो अपनी गुडविल कैसे क्रिएट करेगी, वो कंट्री अपनी गुडविल बेटा क्रिएट करेगी अपने बेस्ट वर्क से। और बेटा अपना बेस्ट वर्क कहाँ से दिखाएगी, तो वो खुद को न्यूक्लियर पावर केपेबल कंट्री बना। अब वो उसके लिए एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे, वही काम शास्त्री जी को करना स्टार्ट करना था, ठीक। अब पहले चैलेंज इनके पास आ गए श्रीलंकन तमिल्स, दूसरा चैलेंज इनके पास आ गया न्यूक्लियर केपेबल कंट्री एक बन गई, आपको बनना है। अब तीसरा चैलेंज इनके सामने आ गया, देखिए हाइट देखिए, छोटे हैं। अब इन्हें टैंक पे चढ़ाया कैसे होगा, अब ये सोचें, इनके साथ ये भी छोटे, सीढ़ी लगा के चढ़ाया होगा तभी ऑप्शन है, वरना बेचारे चढ़ते कैसे। बट ये जो वॉर थी बेटा इंडिया पाकिस्तान वॉर, इस समय हमें दो चीजें समझ में आई। पहली चीज हमें क्या समझ में आई, इस समय इंडिया का साथ कौन देगा, और इस समय पाकिस्तान का साथ कौन देगा। और वही 71 में भी हमें समझ में आएगा, चाइना इंडिया के साथ है कि इंडिया के खिलाफ हमें समझ में आएगा। हमको समझ में आएगा USSR इंडिया के साथ खड़ा होगा कि चाइना के साथ खड़ा होगा। हमें समझ में आएगा USA हमारा है कि पाकिस्तान का है, क्योंकि USA ने हमेशा ओपनली 71-72 तक सपोर्ट किसको किया है, USA ने किसको किया है, पाकिस्तान। कहता था पाकिस्तान से बड़ा हमारे लिए कोई नहीं। तो यहाँ पर सपोर्टिंग जो है वो इनकी चल रही थी। अब देखिए वॉर कैसे स्टार्ट हुई। 1964 war has been considered as the most important development in the history of Indian foreign relations because the war occurred during the post-Nehru era and it was challenging task to the leadership of लाल बहादुर शास्त्री। भाई अभी तक क्या चल रहा था, 1964 तक जवाहरलाल नेहरू IR बना रहे थे पूरे विश्व में। जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू की आइडियोलॉजी चल रही थी। पहली बार ऐसा हुआ एक नया लीडर हमारे देश में बैठा है, और नया लीडर बैठते विश्व में एक कंट्री हमसे लड़ने खड़ी हो गई जिसका नाम था पाकिस्तान। तो अब हमारी विदेश नीति किस तरीके की होगी, ये बहुत बड़ा रोल होगा। अभी तक हमारी विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी किस तरीके की थी वो नेहरू ने डिसाइड किया था, क्योंकि नेहरू को मौका नहीं मिला किस चीज़ का, चाइना के साथ अपनी पॉलिसी बदलने का नहीं मिला मौका, क्योंकि मर गया 2 साल में बेचारे सदमे से। चेंज करने का मौका जिसको मिलेगा वो बेहतर करेगा, इनको चेंज करने का मौका ही नहीं मिला, पहली प्रॉब्लम। दूसरा 1965 में जो ये था कि इम्प्रूवमेंट इंडो पाक रिलेशन में होगी, शास्त्री ने सोचा था कि शायद हम दोनों में एक इम्प्रूवमेंट होगी, और उन्होंने कश्मीर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कोशिश की वो बेकार हो गई। इंडिया पाकिस्तान वॉर जो थी एक अनडिक्लेयर्ड वॉर थी। कश्मीर इशू प्रोवाइडिंग द फोल्डर ऑफ पाकिस्तान एज डिमांडिंग फॉर रीओपनिंग द इशू, इंडिया मेंटेन दैट कश्मीर बीइंग द पार्ट ऑफ इंडिया सेटल्ड फैक्ट, दे वर द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वो अगली लाइन में। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में सबसे बड़ा चैलेंज था 65 की वॉर जो थी, ये तब हुई है जब हमें लग रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सुधार लें। 47-48 के बाद पाकिस्तान से कोई युद्ध नहीं हुआ हमारा, समझिए। अचानक से इन्होंने हम पर वॉर वेज कर दी, अभी तक हम वॉर में नहीं थे। और अगर आप भारत में पैदा हुए हैं 1947 से 1971 के बीच में, 1971 के आप 1991 के बीच में पैदा हुए, तो आपको पता है क्या लगेगा अगर आपने वो संभाला हो कि हमारा देश सच में देश है। 47 में वॉर, 62 में वॉर, 65 में वॉर, 71 में वॉर, उसके बाद राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया, इंदिरा गांधी को गोली मार दी, ठीक है। उसके बाद करप्शन के चार्जेस लगने लगे, हमारा देश का सोना बिक गया, हम भिखारी हो गए। मतलब 91 तक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं
वो इतनी वीक होने का कारण कंट्री खुद है, क्योंकि कंट्री के पास कुछ भी ऐसा पॉजिटिव था ही नहीं जिसके थ्रू वो काम कर रहा है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी कि इन सिचुएशन को अगर आप टैकल करने की कोशिश करो, आपको लगेगा यार भारत बहुत अलग कंडीशन में जा रहा है। तो इस समय पे जितने लीडर्स बैठे हैं वो बहुत बड़ी चीज है। आज अगर अमित शाह या नरेंद्र मोदी को कोई गोली मार दे तो विश्व में हाहाकार मच जाएगा। वहाँ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी बम से उड़ा दिए गए, गोली मार दी गई, कुछ नहीं हुआ, इंटरनेशनली कोई चेंज नहीं आया। तो बदलाव इतनी जल्दी नहीं आती। जो यहाँ आए हैं वो आज मॉडर्न डेज है इसलिए। ठीक, अब कश्मीर के मुद्दे को वो बार बार उठा रहा, पाकिस्तान कह रहा था इसको दोबारा खोलो, हम फिर से डिसाइड करेंगे। शास्त्री ने कहा ऐसा है, ये हमार है, हमार रही, उनका जो दिक्कत है तुम अपना सोच लो। इन्होंने डे वन से कहा इट्स माइन एंड इट ऑलवेज बी माइन, इसको मैं किसी को नहीं दूँ। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? अब भैया ये हुआ क्यों था? 1965 में कश्मीर की स्थिति अस्थिर हो गई, अनसेटल्ड थी। रीजन क्या था? शेख अब्दुल्ला और अन्य लोगों का अनुयायियों ने घाटी में काफी अशांति पैदा कर दी और पाकिस्तान के नेतृत्व ने सोचा हस्तक्षेप का सही समय। अब यहाँ क्या हुआ? शेख अब्दुल्ला और उनके फॉलोवर ने क्या किया? जम्मू कश्मीर में 64-65 में अनरेस्ट कर दिया, मतलब कश्मीरियों ने मिलकर लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी, आर्म फोर्स के खिलाफ लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो जब किसी कंट्री में अनरेस्ट होता है तो उनको लगता है राइट टाइम है हिट करने का, तो उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। तो एक राइट फैक्ट बन गया। ऑल्सो पाकिस्तान वाज इक्विप्ड विद द सुपीरियर मिलिट्री वेपन व्हिच इट हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द यूएसए। बढ़ा गया, पाकिस्तान के पास हमसे ज़्यादा अच्छे हथियार थे और जो से यूएसए दे रहा था। तो भाई पाकिस्तान को लगा हम इनसे क्वालिटी में तो सुपीरियर हैं, तो लड़ाई क्यों नहीं कर सकते? हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान वांटेड टू स्ट्राइक बिफोर इंडिया कुड इंप्रूव इट्स डिफेंस आफ्टर द, ठीक है, डेब्लिश ऑफ द साइनो इंडिया वॉर। इसने ये कहा कि अगर हमको कुछ करना है तो हम कब कर पाएंगे? हम तब कर पाएंगे जब भारत और चाइना आपस में युद्ध करके हार चुके और भारत अब से पहले अपने डिफेंस को सुधारे। भाई डिफेंस के लिए वो डील करेगा ना, डिफेंस आने में 2-3 साल, 5 साल, 6 साल लगेंगे, उससे पहले युद्ध कर लोगे तो भारत हार जाएगा। देखो पाकिस्तान वेल प्लान के साथ आया था कि मैं अब इसको हरा के रहूँ, वो बात अलग है, हरा नहीं पाए। सोचिए हमारे देश में ना वेपन है बच्चों, ना हमारे पास पैसा है, हमारा देश पूरी तरह अस्थिर है, राजनीतिक अस्थिरता है। शास्त्री साहब बैठ रहे हैं जिनके कई गुट कांग्रेस के अंदर उनकी वैल्यू नहीं कर रहे। उस समय पर पाकिस्तान कह रहा है कि हमें अमेरिका से जो हथियार मिले वो ज़्यादा सुपीरियर है, लेट्स प्ले विद दीज सुपीरियरिटी। अब वो उस सुपीरियर थिंग्स को लेके हमसे लड़ रहे हैं और जब हम इन्फीरियर है बैटल, हमारे पास हारने का एक्सपीरियंस, अभी जुम्मे 2 सालों में हारे हो। एक आप IAS का प्री दो अभी और फेल हो जाओ, 2 महीने बाद मैं दोबारा प्री ले लूँ, कैसा फील करोगे? चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगी, सर घूमेगा, सर दर्द होगा, कभी कभार बेहोशी भी आ जाएगी पेपर में। सेम इंडिया के साथ हुआ। ठीक, अब ये कंडीशन है यहाँ पर आगे पाकिस्तान, ठीक है। और क्या था? पाकिस्तान जो था उसके इनके साथ बड़े अच्छे संबंध, किसके साथ? चीन के साथ। तो चीन ने कहा यार हम तो खेल चुके, तुम भी खेल लो जाके इंडिया के साथ, फर्क कोई पड़ेगा। तो पाकिस्तान इसी गलतफहमी में इंडिया पर अटैक करने आ जाता है। ठीक, और भाई साहब पाकिस्तान हारता है। पाकिस्तान को हम अपने जज्बे से हराते थे। एक होता डडबा, तो हमारे पास जज्बा बहुत अच्छा था, तो उस जज्बे से हमने इनको हरा दिया। वी डिफीटेड देम बाय आवर ओन विलिंगनेस। हमने कहा भाई जब तक है प्राण तब तक है शान, हम नहीं हारेंगे। और ये नहीं हारे। कभी कभार पता क्या होता है, युद्ध के मैदान में जीतने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं होती, रणनीति की जरूरत होती। अगर आप कुशल रणनीतिक हो, मतलब आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हो, देन डेफिनेटली आप विन कर सकते हो। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो यूपीएससी क्रैक कर ले जाते हैं विदाउट द प्रॉपर रिसोर्सेज। कई बच्चों के पास सारी बुक्स नहीं होती बट उनकी प्लानिंग बेहतर होती है। सेम इंडिया ने बढ़िया प्लानिंग की और जीत गई। इसके बाद क्या हुआ, इनको ताशकंद बुलाया गया। शास्त्री साहब को कहा कि चलो हम मीडिएट करते हैं। यूएसएसआर ने कहा कि हम मीडिएट करेंगे, सेटलमेंट कर देते हैं। अच्छा याद रखिए, एशिया की 2 कंट्रीज़ के सेटलमेंट के बीच में यूएसएसआर क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अपने आप को ग्लोबल लीडर बना रहा है, वो एक ग्लोबल मॉनिटर है। पूरे विश्व को 91 से पहले कौन देख रहा है? यूएसए नहीं देख रहा था, यूएसएसआर देख रहा था। यूएसएसआर कहेगा तुम दोनों के बीच में सुलह होगी, आज मेरे पास आ जाओ, बोथ कंट्रीज हैव टू गो। अब यूएसएसआर ने कहा कि मैं आपके बीच में सुलह कराऊंगा, मैं सेटलमेंट करूंगा, तुम लोग। उसी को बोलते हैं ताशकंद डिक्लेरेशन। ठीक, The declaration was signed between India and Pakistan under the good offices of the Soviet Union.
Both parties agreed to withdraw from all occupied areas and return the pre-war position. They also agreed to repatriate the prisoners of the war, not resort to force, thus settling their differences through peaceful means. However, Tashkent Declaration failed to resolve the core issue of Kashmir. भाई यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि बंदियों को बाहर कर देंगे, युद्ध को विराम दे देंगे, जितने एरिया तुमने छीने तुम दे दो, हमने छीने हम दे देंगे, ठीक है, और हम आज से लड़ाई नहीं करेंगे, हम पीसफुली बैठ के मुद्दों को सुलझाएंगे। बट जहाँ कश्मीर का टॉपिक आया वहाँ पर दोनों लोग लड़ने लगे, तो ये ताशकंद फेल हुआ, कश्मीर मुद्दे को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, ठीक। From the Indo-Pak war, two things was clear. One was that no country except Malaysia and Singapore. ध्यान से समझना, जो मैंने कहा था कौन सी कंट्री साथ दे रही, इस वॉर ने क्या बताया, मलेशिया और सिंगापुर सिर्फ थी जो ओपनली इंडिया का सपोर्ट करे। एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए कि शास्त्री के समय पर जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो क्या अमेरिका या रशिया में से कोई सपोर्ट कर, रशिया ने क्या किया है, मीडिएशन किया है, बट सपोर्ट करने से दो कंट्रियां खड़ी हैं, बाकी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री इंडिया के साथ नहीं खड़ी। उनका नाम था मलेशिया एंड सिंगापुर, है ना। इवन द सोवियत यूनियन आफ्टर रिट्रीटिंग द कश्मीर वाज an integral part of India, choose to assume like other several countries to posture the neutrality when it's come to pulling up the Pakistan. इन्होंने हमेशा सोवियत यूनियन ने कहा है कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, परंतु युद्ध के बीच में मैं भारत का साथ देने को बिल्कुल तैयार नहीं। सोवियत यूनियन ने भी भारत का साथ देने से मना किया। विश्व की बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारा साथ नहीं दे रही, हमारा साथ कौन दे रहा है, तो छोटी सी कंट्रीज जो हमारे साथ आज़ाद हुई थी, कौन कौन सी, मलेशिया, सिंगापुर। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, भारत जो भारत बना भी नहीं उस समय दो नेशन बेटा हमारे साथ खड़े हैं, एक का नाम है मलेशिया, दूसरे का नाम है सिंगापुर, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट विन फॉर इंडिया एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। ऑल दो पाकिस्तान के साथ यूएसए और चाइना हमेशा से खड़ा था, बैक हैंड था उसको, ठीक। यहाँ पे बेटा शास्त्री साहब का एपिसोड होता है खत्म। अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, फिर चलते हैं इंदिरा गांधी। पूछो बेटा, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? टच पैनल नहीं लगाया आज, पूछो बेटा। अजय परियार को छोड़ के और किसी को कुछ पूछना है? नो सर, आज बच्चे रामनवमी बना रहे हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की पॉलिसीज आज भी फॉलो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के ग्रुप्स आज भी, कंट्रीज आज भी उसमें जुड़ी हुई है। नैम की मीटिंग नहीं होती आज, बट ये आज भी रनिंग है। नैम एसोसिएशन नहीं बनती है, बट उसके प्रिंसिपल आज फॉलो नहीं होते। नैम ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम में पूछा भी जाता है, पढ़ना भी पड़ेगा और चल भी। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट किसकी है। जैसे मोदी की गवर्नमेंट है तो नैम को एकदम इनएक्टिव फॉर्म में छोड़ रहा है, तो उसको नहीं फॉलो, पर कांग्रेस रहती है तो फॉलो। इंदिरा गांधी के समय का प्रोसीजर क्या था? माननीय